ओके, तो बेसिक में तो सबसे पहला बेसिक आता है, कोई भी चीज के चैप्टर पढ़िएगा तो बिना वेक्टर का जो फिजिक्स होता ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले लिखिए वेक्टर। ठीक है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने दो भाग में बांटा है, एक स्केलर क्वांटिटी में बांटा है और एक वेक्टर क्वांटिटी में बांटा है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। और स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ उसका वैल्यू होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो क्या करेगा, एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं 2 + 3 कितना होता है, हमारा 5 होता है। तो एल्जेब्रा में कितना होगा, 2 + 3 5 होगा। लेकिन वेक्टर में क्या होगा, 2 + 3 5 हो भी सकता है और 2 + 3 जो है 1 भी हो सकता है। ओके, तो 2 + 3 कितना हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 + 3 1 भी हो सकता है इन द वेक्टर फॉर्म। तो ये कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक बात है वो लिखिए। फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैक्सिमम लोग का जो है दो और एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़े क्लियर तो ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जब तक ब्रशअप नहीं होगा तब तक दिमाग में कोई चीज आते नहीं है। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे बैट एसोफेगस, तो एक बार हमको याद नहीं हुआ था सेकंड ईयर में, अब फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, हमको याद होगा कि बैट एसोफेगस क्या होता है। तो एक आदमी कुछ भी याद नहीं होता। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक होता है, तो सॉरी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हाँ, एक टेंसर क्वांटिटी भी होता है जिसके बारे में हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहीं कहीं मास्टर दी होता है अपने आप को बताने के लिए कि नहीं हम 3 क्वांटिटी बताएंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, 12 निकालना है और नीट निकालना है, जेई में निकालना है। ओके, इसके आगे जो नहीं करना। जब इंजीनियरिंग जाइएगा तो उसमें पढ़ना होगा तो वो पढ़िएगा। तो स्कैनर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और तीसरा क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, तीन तीन चीजें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, तीन चीजें हैं। तो हम इसको जो है, बहुत सारा बच्चा ये भी शुरू शुरू में कहा कि जो है सर आप इस तरह लिखवा रहे हैं, थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं। तो हमको हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है, साइंस पढ़ना, और साइंस कंसेप्शन से होता है। ओके, हिस्ट्री थोड़ी कि हम जो है पूरा लिख के देंगे, पूरा 2 पेज तो ही हमको काम देगा। ये इसमें सीख जाइएगा बस, उतना ही काफी है। तो स्कैनर प्रोडक्ट में जैसे कि स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड क्या हुआ, स्कैनर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हुआ, स्कैनर क्वांटिटी। लेकिन इसी का अगर वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो कौन सा होगा, आपका स्पीड का वेलोसिटी। तो वो हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरह से बहुत सारा होता है, इसको धीरे धीरे सीखिएगा, जब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़िएगा तब सीखिएगा। मैट्रिक फील्ड वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, 12 में पढ़ना है। करेंट स्कैनर क्वांटिटी होता है। ओके, तो ये सब चीज हमें पढ़ना है, वो हमको धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब देखिए,
अब हमको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ना है, स्कैनर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जितनी भी बातें करेंगे वो हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को हम लोग होता है रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ओके, ये हुआ हमारा एरो। तो मतलब जैसे कि आपने जब 8 और 9 में जब पढ़ रहे होंगे, तब उसमें आपने पढ़ा होगा, एक होता है रे होता है, एक लाइन होता है, और एक सेगमेंट होता है। कुछ इस टाइप का पढ़ना होगा मैथ में। तो इसको क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। रे टाइप का, रे में क्या होता है, एरो टाइप का होता है। तो वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें दो पोर्शन होता है, एक पोर्शन बोलते हैं हेड, और एक पोर्शन को बोलते हैं टेल। ओके, इसको जो है एक को टेल बोलते हैं और एक को हेड बोलते हैं। तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के इधर होता है टेल टू हेड। ओके, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम टेल टू हेड। डायरेक्शन जो होता है हमारा टेल से लेके हेड तक होता है हमेशा। ओके, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को नोटेट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को नोटेट करने का तरीका है कि वेक्टर लिख करके ऊपर में एरो दे दीजिए, या फिर वेक्टर ए लिख करके ऊपर में क्या कीजिए, एक तो बार दे दीजिए, या फिर क्या कीजिए, तीसरा तरीका तो पता है आपको, ए को मोटा कर दीजिए। बचपन में नहीं करते थे कि जो है ए लिख करके मम्मी बोलती थी कि बेटा मोटा करो इसको। क्यों बोलती थी कि बेटा मोटा करो, ताकि बार बार प्रैक्टिस के बाद याद से होबे नहीं करेगा। एगो सिलेट पेंसिल लेके मोटा करते रहिए। याद है कि भूल गए वो दिन। ओके, उसमें बार का मतलब रेकरिंग होता होगा और मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग इसको नोटेट इस टाइप से करते हैं। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, तो एनसीईआरटी बुक में आपको जो वेक्टर इस फॉर्म में लिखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ बुक में लिखा होता है, हम लोग नहीं लिखते हैं। क्योंकि कितना मोटा करेंगे, बच्चा थोड़ी ना कि बार बार मोटा करेंगे। और उसमें कंप्यूटर में कि एक बार सेलेक्ट कर दिए और सेलेक्ट कर दिए कि बोर्ड से कर दो, एक बार में सारा का सारा बोर्ड हो जाता है। तो ये सिर्फ किताब में इस टाइप का वेक्टर आपको देखने को मिलेगा, बोल्ड लिख करके, क्योंकि जहां पर वेक्टर लिखा होगा ना वो थोड़ा सा बोल्ड होगा। तो शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बोल्ड क्यों लिखा हुआ है, तो बोल्ड इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वो वेक्टर है। ओके, अब एनसीईआरटी किताब में ना उस टाइप से लिखा हुआ है, जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा तो। ओके, अब आते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम। या क्या करें कि वेक्टर लिख करके दोनों तरफ उसको मॉड कर दें। ओके, या फिर सिर्फ ए लिख दें। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका है। अब देखो, अब हम मॉड कैसे निकालते हैं, हाँ मोड निकालने का क्या तरीका है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। देखो, अब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा होगा, जीरो, इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, फोर फाइव सिक्स। इधर क्या पढ़ा होगा, -1, इधर होगा -2, -3 और -4। ठीक है,
तो इसमें दो केसेस आते हैं, इसमें दो केस है, केस 1 और केस 2। ओके, तो अगर जो है आपका ए का मान जो है 0 से कम होगा, तो अगर 0 से कम हुआ इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव। और अगर ए का मान जो है 0 से ज्यादा होगा तो इसका मान कितना होगा, देखो ए का मान 0 से कम है, मतलब वो किस फॉर्म में, निगेटिव में कि पॉजिटिव में, वो आप हमको बता सकते हैं आसानी से। मतलब कि ए का मान किस में, निगेटिव में। अगर ए का मान 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पॉजिटिव में। ओके, तो ये इस फॉर्म को भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक करता है हमारा नीट के एग्जाम में, तो वो सिर्फ एक्चुअल थ्योरी पूछेगा आपको, 4 को ऑप्शन दे देगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना, तो आपका लड्डू हो गया। सारा क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता सीधे धासाई हो जाएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी स्टिक कर रहा है। तो एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है, जब पढ़िएगा ना आप, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि अगर ए का मान निगेटिव है, मतलब ए का मान कितना 0 से कम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए, इसमें क्या करेंगे, आगे में क्या करना है, इसमें आगे में निगेटिव डालना है, और निगेटिव लिख करके ये लिखना है, समझे। अगर जो है ए का मान जो है 0 से कम होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, माइनस है। सेम चीज, और अगर जो है ए का मान जो है 0 से ज्यादा होगा, तब यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, ए कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, इतना होगा। इसका मान कितना होगा, पॉजिटिव है। ये बात कम से याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने क्या बोला कि अगर ए का मान 0 से कम होगा, तो हमने हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड फैक्टर ए कितना होना चाहिए, माइनस है। और अगर जो क्या है ए का मान जो है 0 से ज्यादा होगा, तो हमारा मैग्नीट्यूड फैक्टर कितना होना चाहिए, प्लस है। तो क्या मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यू नो, मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी निगेटिव एट एनी कॉस्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी कीमत पे नहीं हो सकता। मतलब किसी को कितने रुपया पैसा दीजिएगा ना, तो निगेटिव नहीं होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हम लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए का मान आपका कितना, -3 है, और हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए चाहिए, तो इसका मान कितना होगा, -a। मतलब कि माइनस, और ए का मान कितना है हमारा, -3। तो माइनस माइनस कितना हो गया, +3। हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से अगर आपका वेक्टर ए का मान लिखा हुआ होगा +3, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, प्लस से। समझ आया कि नहीं आया। तो यही चीज को, निगेटिव को हटाने के लिए तो मैंने बताया आपको। तो यह कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, कि मैग्नीट्यूड वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड को किस तरह से लिखते हैं, वो भी हमको मान समझ गया। ओके, अब आगे आते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
ओके, तो इसमें क्या कहता है कि अगर वेक्टर ए हो और ए हमारा वेक्टर बी हो, तो दोनों के बीच में सबसे छोटा एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे हम किसको ज्वाइन किए, टेन को कि हेड को? टेन। तो कहता है कि जब वेक्टर का दो टेन आपस में अटैच हो, तो दोनों के बीच में सबसे छोटा एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, when the tail of the two vectors are joined, then the smallest angle made between the two vectors is called the angle between two vectors. A हुआ नॉर्मल, ए हुआ इंसिडेंट रे, ए हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और ये हुआ नॉर्मल वेक्टर। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल होगा, कोई बता सकता है? और इसका मान दिया हुआ आपका थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दिया थीटा, कितना होगा? 45। मैं थीटा बोला, थीटा टर्म बताना है, हमको नहीं पता कितना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा दिया हुआ है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा? तो क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को आगे मिलाएंगे, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे और ये हुआ नॉर्मल। तो देखो, नॉर्मल हुआ ऊपर और इंसिडेंट रे हुआ इधर। और देखो इसमें क्या क्या पोर्शन है। ओके, और ये तो इसका मान कितना होगा, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल हुआ, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंसिडेंट रे का वैल्यू दिया हुआ है, इंसिडेंट एंगल दिया हुआ कितना, थीटा। इंसिडेंट एंगल थीटा दिया हुआ है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये कितना होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट अपोजिट से थीटा होगा, और जो इसका जो वैल्यू होगा ये पूरा पूरा कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे कितना हुआ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल हुआ, इतना एंगल, और इसका वैल्यू कितना होगा आपका, 180 में से थीटा चल जाएगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल हुआ, 180 माइनस थीटा, ना कि थीटा। कन्वर्ट ना, तो बोल ना बिना वेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा, तो वेक्टर हर जगह है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ में आएगा नहीं आया? जैसे कि ए हुआ हमारा वेक्टर ए और ए हुआ हमारा वेक्टर बी, तो दोनों के बीच में, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा? उसके लिए क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, ये क्या होगा, अल्टरनेट अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसका मान थीटा ही हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दो वो टेन जब आपस में मिलेगा, तब दोनों के बीच में जो सबसे छोटा एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर। स्पीड ना बढ़ रहे हैं गौरव, स्पीड में नहीं ना है, समझ में आ रहा है?
यस सर। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? अगर हमारे पास लिखा होगा वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर ड्यू ईस्ट, 5 मीटर ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? नॉर्थ, इधर ईस्ट, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताओ। 5 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 5 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? पहला तरीका खत्म हो गया। तो 5 मीटर जो ईस्ट रहेगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरह से लिखा रहेगा। हाँ, 5 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 5 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो हमारे पास क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट करने का मतलब क्या है? अगर हम लिखते हैं यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कि ईस्ट से लेकर के नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब क्या है? ईस्ट से लेकर नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री बनाना है। ओके, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। और ये हमारा कितना है? 5 मीटर। समझ आया कि नहीं आया? तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हमारा कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। सिमिलरली, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये क्या होगा हमारा? 60 डिग्री। ओके, तो इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? अगर हमारा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है 30 डिग्री, तो दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है 60 डिग्री, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है 30 डिग्री, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है 60 डिग्री। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ आ गया? ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ इसमें एक्सप्रेस करने का। तीसरा, ठीक, ये दो तरीका में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो बस 5 मिनट और 10 मिनट। वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। इसको हमको लिखना है पेपर पे। इसको कैसे लिखेंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री है। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना हुआ हमारा? 45 डिग्री, और कितना है? 5 मीटर। तो उसी तरह से दूसरे फॉर्म में अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो इधर से भी 45 डिग्री होगा। ओके, अगर इधर से 45 तो इधर से 45 है, बताना पड़ेगा।
क्योंकि दोनों पर नॉट हो, इस दोनों पर परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री होगा, तो दोनों का सम कितना होता है 90 होना चाहिए। तो एक 45 दूसरा 45, एक 60 दूसरा 60। तो अगर ये 45 डिग्री है तो इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये है, अगर हम ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ भी 45 होगा, इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री। ओके, ये हमारा तरीका हुआ इसका लिखने का। तो देखो अब दोनों चीज बराबर है, अब नॉर्थ से ईस्ट की बात करें तो ईस्ट से नॉर्थ की बात करें, दोनों बराबर है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो अगर ऐसा होता है कि दोनों तरफ से बराबर होता है, सिर्फ 45 डिग्री के केस नहीं होगा, तो उसका मान कितना होगा 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमको लिखने आ गया सबका। टाइम कितना बचा है, 9 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका यूनिट वेक्टर। बाकी वेक्टर भी जरूरी है लेकिन यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन हर जगह आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर बताएंगे। 10 मिनट में सिर्फ यूनिट वेक्टर चलेगा। सोचिए कि यूनिट वेक्टर में कितना कंसेप्ट होगा और उसका कंसेप्ट कितना एप्लीकेशन होगा। तो सबसे बड़ा वेक्टर लिखिए यूनिट वेक्टर। और भी वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो नाम ही इसका यूनिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। वेक्टर हैविंग वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ओके, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, तो व्हाट इज आई कैप, इसको कैप से बोलते हैं, कैप 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 ना टोपी। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, और ये क्या आपका यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट खत्म हो गया। ओके, अब यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो अगर हमको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ है। अब देखो अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस तरह लिखा हुआ होगा, ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, तो हमको कहेगा कि हमको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताओ। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसका रूट कर दो। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला है। कोई वेक्टर हम इस फॉर्म में दिया होगा एक्स आई प्लस ए बाय जे प्लस ए जेड के, तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर ए बाय स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो कहीं भी जाइएगा कोई भी कोचिंग सबसे पहले यही एग्जाम्पल देगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा हल्का होता है, ओके, और कंक्लूजन इसका इजी होता है, और सेम टू सेम देगा 3 4 5 3 4 5। तो इसका पूछेगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका रूट 3 की 9 4 का 16 25, आपका कितना हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25, आप 25 25 50, रूट 50 का मतलब 25 गुना 50 5√2, इसका वैल्यू कितना हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई 5। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन और लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो क्या हमारा फोर्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? देखिए, इसको आप यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर ऑफ ए की बात करते हैं ना, तो वेक्टर ए डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाय ए। दोनों फॉर्म है, दोनों फॉर्म सही है, ये फॉर्म भी सही है और ये फॉर्म भी सही है, क्योंकि अभी हमने बताया कि मैग्नीट्यूड को दो तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए लिखे उसको उसमें मॉड लगा दे या फिर सिर्फ ए लिखे। ओके, तो हमने क्या बताया कि फोर्स, हमारा फोर्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये तीनों कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि तीनों तीन फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी सेम इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, बट इफ दे लाई इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका यूनिट वेक्टर बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे नोट करके क्या लिखना है हमको कि यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यह हो सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता है, समझे? तो फोर्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी हमारा बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर हमारा बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे नोट करके क्या लिखना है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी सेम if their magnitude is same। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम भी होगा तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कभी सेम नहीं हो सकता, बट इफ दे lie in same direction then their unit vector must be same, must be equal। Okay, that is the end of our lecture। यहाँ तो कोई दिक्कत
नो